हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कंसेप्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अपन को परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड अपन को डिस्कस करने रहते हैं, ठीक है। उसके एक एक पॉइंट्स को मैंने आपको पिछली कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर सबसे पहले उसको ज़रूर से जाकर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उससे जो भी पॉइंट मैंने स्पेशल पॉइंट वहाँ पर बताए थे, वो एक एक पॉइंट मैं आपको इस इलस्ट्रेशन में रिलेट करा के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी अगर आप उस वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 को अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का टाइप बताऊँगा कि किस किस टाइप से जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन करता है, किस किस टाइप से आपको उस इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और अपने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो उसमें से निकालनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 को। बोला गया है, देखिए सबसे पहले कि जो एस लिमिटेड है वो एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द पी लिमिटेड, ठीक है। अमालगमेशन के 3 टाइप्स अपन ने देखे थे, जिसमें कहीं मतलब सबसे पहला जो एग्जांपल अपन ने देखा था, पहला एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि 2 कंपनियां अमालगमेट हो रही है और एक नई कंपनी यहाँ पर फॉर्म कर रही है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है ए और वो जो यहाँ पर अमालगमेट हो रही है, यानी कि ये जो कंपनी ए है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय द कंपनी बी, ठीक है। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सीधा सीधा एप्लीकेबल हो रहा है, जहाँ पर जो एस कंपनी है वो एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द पी लिमिटेड। अब जो एस लिमिटेड है उसका एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और पी लिमिटेड जो उसकी मतलब जो उसका एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर बना रहेगा। जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज़ एस लिमिटेड की होगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी पी लिमिटेड को, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन का सेकंड केस है जो अपन ने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था। अब आगे क्या दिया गया देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिस दिन एब्जॉर्प्शन किया गया उस डेट की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो एस लिमिटेड है यानी कि सेलिंग कंपनी है, वो अपने एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी पी लिमिटेड को। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपन को एसेट एंड लायबिलिटीज़ की, वो भी अपन को किस कंपनी की दी है, एस लिमिटेड की, क्योंकि उसी के एसेट एंड लायबिलिटीज़ अपन को ट्रांसफ़र करना है। तो उसी के एसेट एंड लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन अपन को क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या बताएगा, वो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ। इसमें बताएगा कि क्या चीज़ आप जो है परचेस कंसिडरेशन के तौर पर पे कर रहे हो, ठीक है। और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिससे आप पता लगाओगे कि ये कौन सा मेथड है, ठीक है। ये 2 तरह के अपन ने मेथड देखे हैं कि अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है और अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है, ठीक है। उन दोनों में से कौन सा मेथड है ये भी आप यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख कर ही पता लगा पाओगे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन अपना रहने वाला है सीधा सा परचेज कंसिडरेशन का रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूरा परचेज कंसिडरेशन पर बेस है। अब ये परचेज कंसिडरेशन की डिटेल अपन को यहाँ पर पढ़नी है। उससे पहले मैंने आपको कुछ स्पेशल पॉइंट बताए थे, वो स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से वो स्पेशल पॉइंट थे। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि परचेज कंसिडरेशन में कौन कौन सी चीज़ें यानी कि कौन कौन सा पेमेंट अपन को इंक्लूड करते हुए चलना है। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर मेंबर्स को पे किया जा रहा है, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को पे किया जा रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर्स में अपन ने 2 चीज़ें कवर की थी, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, दोनों को जो भी पेमेंट किया जाएगा उसको आपको परचेज कंसिडरेशन में लेते हुए चलना है। और अगर डिवेंचर होल्डर को कोई पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को कोई पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसको अपन को जो है परचेज कंसिडरेशन है उसमें लेकर नहीं चलना है। वो मैंने आपको बताया था क्यों नहीं लेकर चलना है, क्योंकि AS 14 इसके लिए स्पेसिफिकली बताता है कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें जो भी आप पेमेंट कर रहे हो डिवेंचर होल्डर्स को, वो चीज़ यहाँ पर हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान रखने हैं। थर्ड पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा उसमें जो है कुछ भी अमाउंट दिया जा सकता है। यानी कि मैं आपको अगर यहाँ पर बताऊँ, देखिए जूम करके, कि परचेज कंसिडरेशन में अपन उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को कैश भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर अपन चाहें तो शेयर्स भी उस कंपनी को दे सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स भी जो यहाँ पर उस कंपनी को दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सीधा से कहने का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स को और डिबेंचर होल्डर्स में से इनमें से किसका पेमेंट यहाँ पर पीसी में अपन इंक्लूड करेंगे, शेयर होल्डर्स का तो करेंगे पर डिबेंचर होल्डर्स का नहीं करेंगे। अब इसको परचेज कंसिडरेशन में अपन क्या क्या पे कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो कैश पे कर सकते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया शेयर्स पे कर सकते हैं, शेयर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे से इक्विटी शेयर्स हो। और थर्ड मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर्स भी इनको अपन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखना कि डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जा रहा है उसको तो पीसी में नहीं लेते, पर जो डिबेंचर्स है वो एज अ मोड ऑफ पेमेंट परचेज कंसिडरेशन में आ सकता है, ठीक है। वो पेमेंट शेयर होल्डर्स को किया जा रहा है इसलिए वो डिबेंचर अपन इसमें ले सकते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आगे, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन पॉइंट पर।
अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपके बहुत है। अब अपन इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। तो पहले बोला गया, देखिए पी लिमिटेड यानी कि परचेज़ कंपनी एग्री करती है, क्योंकि पी लिमिटेड एस लिमिटेड को ख़रीद रही है, ठीक है, एब्जॉर्व कर रही है, यानी कि खरीद रही है। तो पी लिमिटेड को कुछ ना कुछ बातों पर एग्री करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि पी लिमिटेड इशू करेगी यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये ईच के, मतलब 100 रुपये ईच का हर एक शेयर्स होने वाला है। और वो किस रेशो में देने वाले हैं वो पी लिमिटेड वाली कंपनी, वो देने वाली है इन रेशो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स इन एस लिमिटेड। यानी कि इसको सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं कि दो कंपनियां हैं, एस लिमिटेड और पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड बोल रही है मैं कैश में पेमेंट नहीं करने जा रही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मैं क्या कर रही हूँ कि इसके जो भी सेलिंग कंपनी के जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी कंपनी के केवल प्रेफरेंस शेयर्स ही उनको देकर पेमेंट कर दूँगी, ठीक है। और वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे डिसाइड करेंगे अपन, कि मान के चलो अगर यहाँ पर 4 शेयर होल्डर्स है तो उसको हम यहाँ पर अपनी नई कंपनी में यहाँ पर 3 शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 शेयर्स को होल्ड करने वाले व्यक्ति को हम 3 शेयर्स यहाँ पर हमारी कंपनी में देने को तैयार है, ठीक है। तो इस तरह से सौदा किया जा रहा है और हर एक शेयर की जो वैल्यू रहने वाली है ₹100 ईच रहने वाली, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में अपन एनालिसिस चार्ट बना के चलेंगे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अपने नोट्स में मैंने आपको पॉइंट्स कैसे बताए थे। ये देखिए एनालिसिस चार्ट का मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में अपन बनाते हुए चलेंगे। दो कंपनी की इन्फॉर्मेशन अपन को चाहिए रहेगी, सबसे पहले सेलिंग कंपनी और एक सेकेंडली यहाँ पर परचेजिंग कंपनी, जिसका मेन पर्पज़ अपन को रहेगा कि अपना परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर निकल कर आ जाए, ठीक है। चाहे वो किसी भी रूट से है, परचेजिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए या फिर सेलिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन के थ्रू आए, उसके लिए केवल 2 इन्फॉर्मेशन अपन को चाहिए रहेगी। चाहे इस वाली कंपनी की दे दो, चाहे इस वाली कंपनी की दे दो, कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं और हर एक शेयर की प्राइस यहाँ पर क्या है। ये 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ अपना एनालिसिस चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अगर आप देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या कहा गया था, तो सबसे पहला चार्ट अपन बनाते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट के लिए, ठीक है। 2 कंपनी मैंने यहाँ पर बना ली है, एस लिमिटेड यानी कि सेलिंग कंपनी, पी लिमिटेड यानी कि परचेज कंपनी। यहाँ पर अपन रिडम्पशन वाला अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पर अपन कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो वाला अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स सबसे पहले इशू किए जा रहे हैं। तो बोला गया था कि पी लिमिटेड इशू कर रही है 3 शेयर्स, कितने शेयर्स के बदले, 4 शेयर्स के बदले। तो अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में जाकर कि टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं, 2000 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करने चाहिए अपन को, तो 2000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 शेयर के बदले 3 शेयर्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे 4 पंजे 20 और 5 ती 1500 नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अपन को मिल चुके हैं। जो परचेजिंग कंपनी है उसमें कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए जा रहे हैं, 1500, ठीक है। हर एक शेयर की प्राइस क्वेश्चन में बोला ही था कि हर एक शेयर की प्राइस क्या है, 100 रुपये ईच। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं हर एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये ईच, ठीक है। तो कितना अमाउंट परचेज कंसिडरेशन का निकलना चाहिए, तो 1500 हर एक शेयर है और हर एक शेयर की प्राइस यहाँ पर 100 रुपये है। तो कितना अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पर, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 अपन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं। अब सेकेंडली क्या बोला गया, देखिए कि इशू कर रहा है वो डिबेंचर होल्डर्स को, टू इशू डिबेंचर होल्डर्स इन एस लिमिटेड, यानी कि सेलिंग कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इशू किए जा रहे हैं 8% मॉर्गेज डिबेंचर। और उस डिबेंचर की हर एक डिबेंचर की प्राइस क्या होने वाली है, ₹96 ईच। अब ये कितने शेयर के बदले में ये डिबेंचर दिए जा रहे हैं, कितने डिबेंचर्स के बदले ये डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं। तो बोला गया है कि इसके बदले में, किसके बदले में, 6% डिबेंचर इन एस लिमिटेड विच आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। तो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 लाख के डिबेंचर होल्डर्स हैं 6% वाले, तो इनको अपन को 20% ज़्यादा पर रिडीम करना है। तो अगर आप 2 लाख में 20% ज़्यादा जोड़ दोगे तो कितना अमाउंट निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा अपने पास, कैलकुलेशन उठाइए और कैलकुलेशन करके बताइए। तो 20% अगर आप निकालोगे यहाँ पर 40,000 अमाउंट आना चाहिए। इस तरह से आप कितना टोटल पेमेंट करोगे इनको, 2,40,000 रुपये। अब ये निकाला कैसे आपने, ये चीज़ आपको दिखानी है। देखिए कि 96 वाला हर एक डिबेंचर्स है, ठीक है, उसको अपन 20% पर रिडीम कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो पीसी अपन को डायरेक्टली यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर्स भी अपन को यहाँ पर नहीं चाहिए या नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स भी नहीं चाहिए। और ये बात करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख लिया है। ये अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और ये है अपना डिबेंचर्स का, ठीक है। डिबेंचर्स के लिए बोला था कि जो भी जितने भी अमाउंट है डिबेंचर्स का उस पर 20%, और इसका अमाउंट निकल कर आया था 2,40,000, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन इधर भी कितना होगा, 2,40,000। और हर एक डिबेंचर यहाँ पर उसने बोला था कि 96 ईच का होना चाहिए। तो अगर 96 ईच का हर एक डिबेंचर यहाँ पर अपन रखें तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए जाने चाहिए, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 96 कर लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ़ डिबेंचर यहाँ पर परचेजिंग कंपनी में इनको इशू किए जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको, 2500 नंबर ऑफ़ डिबेंचर यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला एनालिसिस क्या बोलता है कि उसमें डायरेक्टली बताया था कि 1500 नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाएंगे, और वो रेशो के टर्म्स में बताया था, जैसा बोनस इशू में होता है वैसे बताया था, और हर एक शेयर की प्राइस 100 रुपये होने वाली है। तो उससे अपन ने निकाल लिया कि कितना पीसी उनको देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली उसने बोला कि जितने भी नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हैं, ठीक है, जितना भी अमाउंट है डिबेंचर्स का उसमें 20% प्रीमियम पर ऐड करके उनको आपको पे करना है। यानी कि पीसी का अमाउंट 2,40,000 निकल कर आया था और हर एक डिबेंचर की प्राइस बताई थी उन्होंने 96। इसके बेसिस पर अपन ने नंबर ऑफ़ डिबेंचर यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। अब थर्ड क्या इन्फॉर्मेशन दी उसने कि पे किया जाएगा, मतलब टू पे 20 पर शेयर इन कैश, मतलब जो 20 पर शेयर है, जितने भी शेयर्स है हर एक शेयर पर ₹20 का कैश दिया जाएगा। और साथ में टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशू एट मार्केट वैल्यू ऑफ 125। और ये किसके बदले में दिया जा रहा है, 5 शेयर जो भी हेल्ड कर रखे हैं पुरानी सेलिंग कंपनी में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग कंपनी में कितने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स है, 5000। तो 5000 नंबर ऑफ़ शेयर्स को कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाने चाहिए, तो वही अपन कैलकुलेशन करेंगे रेशो वाली कि 5000 नंबर ऑफ़ शेयर्स है और हर 6 शेयर्स के बदले, सॉरी हर 5 शेयर्स के बदले कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू किए जाएंगे, 6 शेयर्स, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई विथ 6 कर देंगे, क्योंकि 5 शेयर्स के बदले 6 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर, 6000, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि 6000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स वाले में आते हैं यहाँ पर एनालिसिस चार्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या था कि 6000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर दिए जाएंगे और वो हर एक शेयर कितने का होने वाला है, 100 ईच का। तो यहाँ पर फेस वैल्यू हो जाएगी उसके 100 ईच। इस तरह से पीसी कितना निकल कर आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और सीधा से यहाँ पर 6 लाख का पीसी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों एनालिसिस अपन ने बना लिए तीनों के कि किन किन को पेमेंट किया जा रहा है। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है, देखा ये पीसी से रिलेटेड नहीं है, इसमें बोला कि एज्यूम कीजिए द लायबिलिटी ऑफ ट्रेड पेबल्स। तो यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये जब अपन वो देखेंगे मेन एंट्री जर्नल एंट्रीज, ठीक है, उसके थ्रू अपन समझेंगे कि क्या बात की जा रही है। तो पीसी की कैलकुलेशन करनी है और पीसी में मैंने आपको बताया था सबसे पहले, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए कि पीसी की कैलकुलेशन में केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इन दोनों को जो पेमेंट किया जा रहा है केवल वो इंक्लूड करना है। अगर डिवेंचर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जा रहा है वो अगर आप पीसी में ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि AS 14 ने स्पेसिफिकली यहाँ पर मना किया है, ठीक है। AS 14 ने था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, AS 14 ने यहाँ पर स्पेसिफिकली मना किया है कि डिवेंचर होल्डर्स को जो भी पेमेंट करोगे उसको पीसी की कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। तो अपन कौन कौन सा एनालिसिस वाला अमाउंट लेंगे, सबसे पहले ये वाला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाला, डिवेंचर्स का तो लेंगे ही नहीं, और जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया गया है वो वाला, ठीक है। तो कितना अमाउंट निकल कर आता है, 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और 6 लाख यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। तो अब अपने सॉल्यूशन पर जाते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड का पता लगाएंगे, कौन सा मेथड यहाँ पर फॉलो किया गया है। तो ये रहे 4 मेथड अपने पास। तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अपन को सीक्वेंस वाइज चारों मेथड का देखना है, ठीक है, कि फर्स्ट वाला मेथड लगाओ, अगर वो नहीं लग रहा तो सेकंड वाला लगाओ, वो भी नहीं लग रहा थर्ड वाला लगाओ, और फिर वो भी नहीं लग रहा तो फोर्थ वाला लगाओ, ठीक है। फोर्थ की तो इन्फॉर्मेशन अपन को ऐसे ही पता चल जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में देखो अगर आप, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया हुआ कि इतना अपन पे कर रहे हैं, मतलब इतना लमसम अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो परचेज कंसिडरेशन लमसम वाला अपने पास वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसमें अपन को क्या गिवन करता है, सबसे पहले
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी अपन को क्वेश्चन में गिवन करता है। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी यहाँ पर बिल्कुल भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सेलिंग कंपनी नहीं दिया तो IV मेथड भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। थर्ड बात करते हैं अगर नेट पेमेंट मेथड की, तो नेट पेमेंट मेथड में इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट जो भी किया जाता है वो अपन इंक्लूड करते हैं, और उसमें स्पेसिफिकली गिवन करता है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर दी जा रही है, क्या चीज़ दी जा रही है, कितनी क्वांटिटी में दी जा रही है, उस हर एक शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है। अगर ये 4 चीज़ यहाँ पर अपन को अलग अलग से इन्फॉर्मेशन देता है तो अपन मान लेते हैं कि अपना नेट पेमेंट मेथड लगेगा। और अगर आप इस वाले मेथड में भी मतलब इस वाले इलस्ट्रेशन में भी देखो तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट दिया हुआ है अपन को। उनको क्या चीज़ दी जा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स में बोला भी था कि उनको कैश भी दिया जा रहा है। ठीक है, और डिबेंचर्स यहाँ पर उनको दिए नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ अपन को स्पेसिफिकली गिवन है। इक्विटी शेयर्स भी दिए जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी भी बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं, उनकी रेट पर शेयर की रेट भी बताइए अपन को कितने रेट पर शेयर है, और उससे अपन यहाँ पर अपन अमाउंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 इन्फॉर्मेशन अपन को दी हुई है। इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, नेट पेमेंट मेथड। तो ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ PC नेट पेमेंट मेथड, जिसमें अपन ने 2 चीज़ें लिख ली कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सबसे पहले अपन ने निकाला था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं। 4 शेयर के बदले 3 शेयर दिए जा रहे थे, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर निकल कर आए थे। एनालिसिस चार्ट में जाइए और यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये फ़ायदा है यहाँ पर अगर आप एनालिसिस चार्ट बनाकर चलते हो, इससे आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1500 नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए थे, और वो कैसे निकल कर आए थे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो 1500 नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर लिख लेंगे, और हर एक शेयर की प्राइस कितनी थी यहाँ पर 100 ईच। ठीक है, तभी तो 1,50,000 अमाउंट अपने निकल कर आया था। तो यहाँ पर निकलेंगे 1,50,000, तो 1,50,000 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडली उसने क्या बोला था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी हम पेमेंट कर रहे थे। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बोला गया था कि हर शेयर के बदले मतलब उनको 20 रुपीज़ इसका कैश दिया जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्विटी शेयर्स में थे अगर आप देखो तो 5,000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स अपने पास थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 5,000, और हर एक शेयर के बदले कितने रुपीज़ पर शेयर का कैश दिया जा रहा था, 20 रुपीज़ पर शेयर का। तो यहाँ पर 1 लाख का अमाउंट निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया था कि 5,000 नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर थे, और 5 शेयर के बदले 6 शेयर्स यहाँ पर दिए जा रहे थे। ठीक है, तो 6,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने पास निकल कर आए थे, और हर एक शेयर की प्राइस थी 100 ईच। और देखिए 100 ईच की तो प्राइस थी, पर उन शेयर्स को दिए जा रहे थे 125 ईच में। यानी कि मैं बोलूँ अगर कि जो इक्विटी शेयर है वो है तो 100 रुपये हर शेयर जो है यहाँ पर 100 रुपये का है, पर मैं जो दे रहा हूँ यहाँ पर 125 ईच का हर शेयर दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग यानी उसकी वैल्यूएशन अपन किस पे करेंगे, 125 पर, 125 ईच। और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने निकल कर आए थे यहाँ पर 5,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई विद 6, तो 6,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल कर आ जाता है। ठीक है, और 6,000 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7,50,000 यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप तीनों को जोड़ लीजिए, अब 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और यहाँ पर टोटल 10 लाख का परचेज कंसिडरेशन निकल कर आ जाता है। देखिए ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ईजी फॉर्मेट है। एक बार मैं आपको ICAI के मॉड्यूल से भी बता देता हूँ कि वहाँ पर कैसे प्रेजेंटेशन कर रखी है। ठीक है, दोनों का प्रेजेंटेशन सेम ही है, बस इस तरह से करोगे तो भी चल जाएगा। जो ICAI की प्रेजेंटेशन है उस तरह से करोगे तो भी आपके चल जाएगा। बस इस तरह से एनालिसिस चार्ट बनाकर चलोगे तो आगे आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आगे कन्फ्यूजिंग पॉइंट थोड़े बहुत आएंगे, वो हर एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट में आपको बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको ICAI मॉड्यूल वाला आंसर भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कैसे की उन्होंने। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखे कि कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ पर कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने फॉर्म दिखाया कि किस फॉर्म में दिया जा रहा है, यानी कि किस तरह से वो पेमेंट किया जा रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैश और इक्विटी शेयर यहाँ पर दिए जा रहे थे। ठीक है, उसका अमाउंट अपन ने निकाला ही था 5,000 नंबर ऑफ शेयर, और हर एक शेयर पे कैश जो दिया जा रहा था 20 ईच का दिया जा रहा था। इस तरह से 1 लाख का कैश निकला, और 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे वो 6:5 में अपन ने देखा था, और हर एक शेयर के हर एक शेयर जो दिया जा रहा था
125 ईच की प्राइस पर दिया जा रहा था। इस तरह से इक्विटी शेयर का अमाउंट निकला अपने पास 7,50,000। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का अपन ने देख लिया था कि 1500 नंबर ऑफ शेयर्स थे और हर एक शेयर की प्राइस 100 ईच थी। ठीक है, इस तरह से वही अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 10 लाख, और यहाँ पर अपना अमाउंट भी कितना निकल कर आ रहा था 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्फर्म हो चुका है। बस आपका प्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत है। ठीक है, प्रेजेंटेशन अगर आप मेरे मेथड से भी करोगे तो आपको थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंटेशन मिलेगी, कन्फ्यूजन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, ये अपना मेथड रहेगा। ठीक है, ये मेथड जो भी चारों मेथड मैंने आपको बताया है उसमें जो भी प्रेजेंटेशन मैंने आपको कर रखी है उसी प्रेजेंटेशन से मैं आपको हर एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन क्वेश्चन में चलने वाले हैं, और उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो थोड़ी डिटेल रही है और आगे जल्दी जल्दी अपन जो भी इलस्ट्रेशन है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।